हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने 8th क्लास में 9th क्लास में हमने स्टडी कर रखा है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे कि एक वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, जैसे कि इसके दो एंड है, एक एंड है वायर का ए और एक है बी। तो अगर इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इस वायर के अंदर करंट है। ठीक है, तो इसकी जो हम डेफिनेशन भी लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो हम क्या लिखते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एक वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली तो हम कह सकते हैं उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। ठीक है, दोनों बनाते हैं हम, ये सर्किट 1 और ये सर्किट 2। देखो एक क्लोज सर्किट हो सकता है और एक ओपन सर्किट। जैसे कि ये मैंने दो सर्किट लिए, एक को मैंने लोड दे रखा है बल्ब। ठीक है, इसको मैंने लोड दे रखा है बल्ब, और एक साइड हमने यहां पे हमने स्विच कनेक्ट कर रखा है और यहां पे भी हमने स्विच कनेक्ट कर रखा है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अभी जो दोनों सर्किट है वो हमारे ओपन सर्किट के अंदर है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्विच है वो ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो ये क्लोज सर्किट के अंदर आ, जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होंगे ये इसके थ्रू आएंगे और ये वापस बैक इस प्लेट में, पॉजिटिव प्लेट में। ठीक है, तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। और जैसे आपका ओपन सर्किट होता है, कहीं से या तो स्विच ओपन है या फिर कहीं से वायर ओपन है, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो ये हमारे दो टाइप्स के सर्किट होते हैं, एक क्लोज सर्किट और एक आपका ओपन सर्किट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास करंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड टाइम। जैसे कि हमने करंट का डिस्कस कर लिया है अभी, अब हम कर रहे हैं करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब देखो आई तो हो गया आपका करंट, ठीक है, ये हो गया आपका करंट, और क्यू अपॉन में टी। क्यू क्या है आपका चार्ज और टी है आपका टाइम। यानी किसी क्लोज सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। अब ये चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, किसी सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है और वो डिपेंड कर रहा है टाइम, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, करंट। ठीक है, तो ये करंट का फॉर्मूला है क्यू अपॉन में टी, चार्ज अपॉन में टाइम। और अगर इसकी यूनिट लिखनी हो तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, कूलम, और जो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड। यानी हम इसकी जो यूनिट लिख सकते हैं वो हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड, या फिर आई का जो करंट होता है उस करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, करंट की यूनिट है एम्पियर और चार्ज की यूनिट है कूलम और टाइम की यूनिट है सेकंड। ठीक है, तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आई का जो यूनिट बनेगा वो कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई दो एंड, जैसे कि एक वायर है, इस वायर के दो एंड पे हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस एक ये पोटेंशियल है और एक ये पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसी दो पॉइंट पे हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इस
इस फॉर्म में वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो है आपका वर्क अपॉन में क्यू, चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। वैसे तो यूनिट है वोल्टेज की, ठीक है, वोल्टेज की यूनिट क्या है आपकी वोल्ट, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हमें यूनिट लिखनी होगी वर्क अपॉन में, तो वर्क की यूनिट क्या होती है जूल और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। तो इस फॉर्म में हम यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब किसी दो पॉइंट पे हमने वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं सर्किट कंपोनेंट। जो हमारे सर्किट जो बनते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए होते हैं। जो हमारे 10th क्लास की जो बुक में दे रखा है उसमें देखो, एक ये कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, एक ऐसा सिंबल है ये भी रेजिस्टेंस है। बस ये ध्यान रखना, अगर जिस सिंबल के ऊपर एरो आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही सेम केस में आपका ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया और ऐसे ही आपका होगा एक ये क्या है आपका वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करता है वोल्टेज मेजर करता है। और एक है आपका एमीटर, एमीटर आपका करंट मेजर करता है, ठीक है। और ऐसे ही कई टाइप्स के आपके कंपोनेंट्स हैं बुक में गिवन है। एक है आपका ओपन स्विच, जिस कंडीशन में स्विच ओपन होता है, ठीक है। एक है क्लोज स्विच, जिसमें आपका स्विच जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बुक में आपके गिवन है, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर, स्विच। और कुछ ये भी है कि एक वायर अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन गई हुई है और एक वायर आ रही है, अगर ये ऐसे राउंड करके ऊपर से आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई वायर ऐसे है और बीच में डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब ये कनेक्टेड है। इसका मतलब है नॉट कनेक्टेड, का मतलब क्या है जैसी एक वायर दूसरी वायर से राउंड करके ऊपर की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब वो नॉट कनेक्टेड है, और अगर वो उससे टच होते हुए आ रही है तो इसका मतलब वो कनेक्टेड, ठीक है। तो ये आपके सिंबल्स वगैरह हैं बुक के अंदर जो गिवन है। उसके बाद देखते हैं ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ जो हमें प्रोवाइड किया गया है वो क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या है, जो किसी भी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा किसी सर्किट में तो करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही शो करता है कि अगर कोई कंपोनेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ उसका अदर वाला भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनेट वाले टर्म को हटाने के लिए एक एलिमेंट यूज किया गया है, इसका नेम है R। अब ये R क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस क्या करता है, पहले इसकी वर्क के बारे में देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है। अगर रेजिस्टेंस का हमने सिंबल देख लिया था कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ये होता है, ठीक है। अगर किसी भी सर्किट के अंदर ये सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जैसे कि इसके पास कोई करंट आ रहा है, ठीक है, कोई आई करंट आ रहा है तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस का वर्क यही होता है कि द अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पे, और ये आपका आई करंट। तो हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब इसी फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I, और यहीं से I का फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R।
साथ ही साथ इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं। इसकी यूनिट, वोल्टेज की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। और करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एमीटर। इसको हम सिंबल में ये यूज करते हैं, इसको हम V यूज करते हैं, और इसको हम A यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट, वोल्टेज, ओम, रेजिस्टेंस और एम्पियर। ये ठीक है, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिनोट भी देख लेना, इसको वोल्टेज से वो V से, वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, और करंट को I से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे डिनोटेड टर्म्स है और ये हमारी यूनिट है। वोल्टेज को V से, रेजिस्टेंस को R से, करंट को I से, और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और करंट की यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद 7th पे चलते हैं। जो 7th हमारा पॉइंट है वो है फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अब देखो, रेजिस्टेंस एक वर्ड आता है, रेजिस्टेंस ये आपका किस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक वायर है, इस वायर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो कोई एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर का एक अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो क्या होगा, इस कंडक्टर का एक अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर हम सपोज इसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करें, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही कंजर्व करेगा ये कंडक्टर। ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, इसी रेजिस्टेंस के थ्रू होगा। मतलब क्या है कि ये जो हमने कंडक्टर यूज किया है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो कंडक्टर है ये पूरा, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब देखो, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है। पहला पॉइंट कि आपका कंडक्टर कौन से मेटल का है। ठीक है, कौन से मेटल का है। दूसरा, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, मेटल कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है या स्टील का है, ये डिपेंड करता है, करेगा उसके रेजिस्टेंस पे। ठीक है, और लेंथ पे। अगर आप जिस कंसिडर करो कोई कंडक्टर आपका, उसकी लेंथ इतनी है, और दूसरा कंडक्टर के उसकी लेंथ इतनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम है। इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका मेटल कौन सा है और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमें ये पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो इन दो पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है, 8 पॉइंट उसको ले लेते हैं हम, कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि जो हमने भी रेजिस्टेंस पढ़ा था, अब उसको हम सर्किट के अंदर फॉर्म कर रहे हैं, और उसको हम दो केस में देखेंगे, एक सीरीज के केस में और एक पैरेलल के केस में। ठीक है, तो जैसे कि मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं, ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स V। ठीक है, तो इस केस में देखो, जो ये एक ही कंडक्टर के अंदर, एक ही वायर के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ये जो कनेक्शन है हमारा, ये हमारा सीरीज का कनेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस हमारे R1 और R2 वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, और ऐसी सेम केस अगर मैं एक रेजिस्टेंस अप और एक रेजिस्टेंस डाउन में करता हूं, और फिर उसके बाद इसको वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता हूं, ये आपका R1 और ये R2।
अब देखो इस डायग्राम में जो शो हो रखा है, इस डायरेक्शन में देखो, एक इस वायर से जैसे ही करंट आ रहा है यहां से, तो इसमें क्या हो रहा है, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक करंट यहां जा रहा है, एक करंट यहां जा रहा है। जिस पॉइंट से जैसे ही करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो जो पॉइंट्स है वो आपके पैरेलल पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका R1 और R2 क्या है, पैरेलल फॉर्म है, और इसमें क्या है, एक ही करंट यहां से आ रहा है और एक ही करंट चलता जा रहा है इसमें, है ना। और यहां से करंट जैसे ही आया ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कनेक्शन हो गया आपका, पैरेलल कनेक्शन, और ये है आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये दो केस हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद ऐसे ही आपका अगर सर्किट में कहीं वोल्ट मीटर लगाना हो तो ये भी मैं बता देता हूँ। वोल्ट मीटर, एमीटर, जैसे 9 पॉइंट ले लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसमें हमने वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया, ठीक है, और इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया। अब देखो मुझे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है। बेसिकली वोल्ट मीटर करता है क्या, वोल्टेज मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि कंसिडर करो ये हमारा कोई लोड होगा, ठीक है, तो इसके हम पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और अगर इसी केस में अगर एमीटर यूज करना होता तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब देखो ये एमीटर क्या शो करेगा कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये एमीटर यही शो करेगा, और इसको हमने किस फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज के, ठीक है। तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाती है और एमीटर को सीरीज कनेक्शन। वोल्ट मीटर को सीरीज में, पैरेलल, और एमीटर को सीरीज, ठीक है। ये हमारे दोनों हो गए। ये एक्चुअली हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये वोल्टेज मेजर करता है और ये करंट मेजर करता है, ठीक है। इसके बाद एक हम 10 पॉइंट पढ़ेंगे, वो है हमारा पावर। पावर होता क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एनी सर्किट इज कॉल्ड पावर। अब देखो पावर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। यानी पावर क्या है यहाँ पे, वोल्टेज इंटू में करंट। अब देखो जो इस फॉर्मूले को हम कई टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें चेंजेस किस में करेंगे हम, राइट हैंड साइड में हम V इज इक्वल्स टू आई आर पुट कर सकते हैं, जो हमारा हमको ओम्स लॉ से मिला था। यानी हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू, हम अगर आई आर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ, V की जगह हमने क्या रखा, आई इंटू में आर, इधर आई था, ठीक है। तो देखो आई इंटू में आई स्क्वायर और आर का, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको हम पावर को हम फर्दर अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में आर। तो V इंटू वी अपॉन में आर, ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो ये पावर का अनदर एक फॉर्मूला है। तो ये जो टॉपिक्स हमने आज क्लियर किए हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट, चार्ज एंड टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट कंपोनेंट्स, ओम्स लॉ, और फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करते हैं आपका रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेटल कौन सा है आपका और उसकी लेंथ कितनी है। 8 पॉइंट था हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं उसके अंदर हमको ये प्रॉब्लम्स दी जाती है कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो सीरीज कनेक्शन में है या पैरेलल कनेक्शन में है, जिसके थ्रू आप मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में हो R1 और R2, इसको कैलकुलेट करना हो, टोटल RT निकालना हो, टोटल रेजिस्टेंस, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2, सिंपली एडिशन करेंगे। सीरीज कनेक्शन में सिंपली एडिशन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर यही अगर इनकेस पैरेलल में होता, अभी R1 और R2 अभी पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। और इस पैरेलल कनेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 में RT इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R। तो पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और सीरीज के लिए जो हमने प्रीवियस वाला किया वो यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये क्लास 10th का लेसन नंबर 12 कंप्लीट।